राधे राधे। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु व अधातु। देखो, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा पढ़ लिया था अम्ल क्षार व लवण। ठीक है, अब पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है धातु व अधातु। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि धातु क्या होती है, धातु क्या होती है। अर्थात जिनमें लोहे अंश पाया जाता है वो तो धातु होती है, और जिनमें लोहे अंश नहीं पाया जाता वो अधातु होती है। अब हम लोग इनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे कि धातु अधातु में क्या क्या फर्क होता है, क्या क्या फर्क नहीं होता। इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आइए देखते हैं, पाठ नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पढ़ेंगे सबसे पहले धातु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले धातु के बारे में। देखो, धातु क्या होती है कि धातु वह होती है जो ऊष्मा व विद्युत की चालक होती है। अर्थात जो धातु है इसके अंदर से ऊष्मा, ऊष्मा बोले तो ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और एक विद्युत क्या है? ये भी ऊर्जा है। ऊष्मा का और विद्युत का दोनों का चालन होता है। अर्थात कोई भी धातु होगी वो ऊष्मा को और विद्युत को अपने अंदर से आसानी से प्रवाहित होने देती है। आगे देखो, जिसमें धात्विक चमक होती है। अर्थात धातु वह होती है जिसकी सतह चमकदार अर्थात चमकीली होती है। आघात वर्धीयता, तन्यता आदि के गुण पाए जाते हैं। अगर ये गुण है धातु के अंदर, धातु वह होती है जो ऊष्मा विद्युत की चालक है। अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसके अंदर से विद्युत और ऊष्मा दोनों आसानी से प्रवाहित होती हैं, उसमें धात्विक चमक पाई जाती है, आघात वर्धनीयता, तन्यता आदि के गुण पाए जाते हैं, तो वो क्या होगी? धातु होती है। आगे देखिए, हाँ, इसके अलावा जो धातु है, क्या धातु, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या करके? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती है? धनायन। अर्थात इनके अंदर, इनके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको छोड़ देती है, त्याग देती है, या दूसरे को दे देती है, और क्या बना लेती है? धनायन बना लेती है। तो देखो, वापस देखते हैं कि धातु क्या होती है। धातु वे होती है जो ऊष्मा विद्युत की चालक होती है, जिसमें धात्विक चमक होती है। अर्थात उसकी सतह शुद्ध रूप, अगर धातु शुद्ध रूप में होगी तो चमकीली होगी। आघात वर्धनीयता, अर्थात आघात वर्धनीयता का मतलब है कि किसी भी धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। अगला गुण है तन्यता। कौन सा गुण है? तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि धातु को खींच करके हम उसका पतला तार बना सकते हैं। अगर ये गुण उसमें पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाएगी? धातु होगी। और इसके अलावा धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। कौन सा आयन बनाती है? धनायन बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर है, ठीक है, कॉपर को खींचकर तार बनाए जाते हैं आराम से, ठीक है। सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये सारी की सारी किसके उदाहरण है? धातु के। किसके उदाहरण है? ये धातु के उदाहरण है। देखो, तो ये बातें हो गई धातु के बारे में। अब पढ़ते हैं अधातु के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अधातु के बारे में। देखो, अधातु क्या होती है? अधातु वे होती है जो ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं क्या होंगी? ठीक धातु की उल्टी होंगी, अर्थात विपरीत होगी। धातुएं विद्युत ऊष्मा की चालक होती थी, लेकिन जो अधातु होती है वो विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती है। अर्थात ये अपने अंदर से विद्युत को और ऊष्मा को प्रवाहित होने नहीं देती है। इसके अलावा देखो, जिनकी सतह चमकहीन होती है, अर्थात इनमें किसी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती, जो भंगूर होती है। क्या होती है? भंगूर होती है। भंगूर का मतलब है कि इनके ऊपर चोट मारने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसके अलावा देखो, अधातु जो होती है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। कौन से? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। अधातुएं हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कौन सा आयन बनाती है? ऋणायन बना लेती है, ठीक है। देखो, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? कार्बन है,
ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? अधातु के। तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। धातु तो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, इनमें चमक पाई जाती है, आघातवर्धनीयता होती है, तन्यता नहीं, सॉरी तन्यता होती है। इसके अलावा और इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ये हो गया। इसके एग्जाम्पल है कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम। ये सारे के सारी कौन सी चीजें हैं? धातु हैं। अब पढ़ेंगे अधातु के बारे में। इसके बारे में अधातु देखो, अधातु वे होती है जो ऊष्मा विद्युत की कुचालक होते हैं, अर्थात ये विद्युत का चालन नहीं करती, ना ही ये ऊष्मा का चालन करती है। इनकी सतह चमकहीन नहीं, सॉरी चमकहीन होती है। ये भंगुर भी होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन ये किसके उदाहरण है? अधातु के। ठीक है, अब ये दो चीजें हो गई, धातु है, अधातु। लेकिन एक तीसरी चीज और होती है उपधातु। कौन सी होती है? उपधातु, जो ना तो अधातु होती ना ही धातु होती है। उनको क्या कहते हैं? उपधातु। देखो क्या होती है उपधातु। वे होती हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अर्थात उपधातु वे होते हैं जिनमें कुछ गुण धातु के होते हैं, कुछ गुण अधातु के होते हैं, और ये दोनों गुण मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? उपधातु का। जैसे कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारी की सारी क्या है? उपधातु। क्या है? ये सारी की सारी उपधातुएं हैं। यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं इसके अलावा और धातुओं के कौन कौन से गुण हैं, कि धातुओं में और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे चमक। क्या पढ़ेंगे? चमक। देखो कोई भी धातु है, अगर कोई भी धातु है शुद्ध रूप में होगी तो चमकीली होगी। कैसी होगी? चमकीली। उसकी सतह चमकदार होती है। जैसे सोना है, शुद्ध रूप में चमकीला होता है। आयरन है, ये भी शुद्ध रूप में चमकीला होता है। चांदी है, ये भी शुद्ध रूप में चमकीली होती है। ठीक है, तो देखो चमक, धातु अपने शुद्ध रूप में या फिर अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इसे ही धातु की चमक या चमक कहते हैं। ठीक है, क्या धातु क्या पढ़ रहे हैं? धातुओं के भौतिक गुण, जिसमें पहला क्या पढ़ेंगे? चमक। अपने शुद्ध रूप में प्रत्येक धातु चमकदार होती है, प्रत्येक धातु की सतह चमकीली होती है, इसे ही धात्विक चमक कहते हैं। आप लोग इसके नोट्स बनाओ। धातुओं का अगला गुण पढ़ते हैं कठोरता। कौन सा गुण है? कठोरता। अर्थात सभी धातुएं कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती हैं। लेकिन सभी धातुएं कैसी होती है? कठोर होती हैं। लेकिन कुछ धातु इतनी नर्म होती हैं, इतनी नर्म होती है कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखो सभी धातु होते हैं जो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन कुछ धातुएं इतनी नरम भी होती है कि उनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम है। ठीक है, कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये जो धातु है इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आगे पढ़ेंगे आघात वर्धनीयता। देखो आघात वर्धनीयता क्या होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। तो देखो धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को हथौड़े से पीट कर पतली
चादर के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, देखो आघात वर्धने का पढ़ रहे थे, धातु का वह गुण जिसके कारण, या धातु का वह गुण जिसके कारण उसे हथौड़े से पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। जैसे सबसे तन्यता वाली धातु कौन सी है? सोना है, चांदी, सोना चांदी, ये सबसे आघात वर्धनीय धातु है, अर्थात वो पीट पीट कर बिल्कुल पतली करके आभूषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तन्यता। ठीक है, तन्यता क्या होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। देखो धातु का वह गुण, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। और सबसे तन्य धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु कौन सी है बताओ? सोना। कौन सी है? सोना। सोने के 1 ग्राम तार से 2 किलोमीटर, एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसके बाद आता है चांदी का नंबर। किसका आता है? चांदी का नंबर आता है। ठीक है, तो देखो कठोरता क्या पढ़ रहे थे हम? धातुओं के भौतिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने चमक पढ़ ली कि शुद्ध धातु अपने मूल रूप में चमकीली होती है, या जो भी शुद्ध धातु होती है वो मूल रूप से या मूल रूप में चमकीली होती है। शुद्ध धातु की सतह चमकीली होती है। ठीक है, जितनी भी धातुएं जो चमकीली होती हैं। ठीक है, फिर पढ़ रहे हैं कठोरता। क्या पढ़ रहे हैं? कठोरता, सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातु इतनी नर्म होती हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये धातु ऐसी हैं कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे आघात वर्धनीयता। देखो आघात वर्धनीयता क्या होती है कि धातु का वह गुण जिसके कारण हथौड़े से पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। तो आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को हथौड़े से पीटकर या किसी भी वस्तु से पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, सबसे आघात वर्धनीय धातु सोना व चांदी है। फिर हम पढ़ेंगे तन्यता। क्या पढ़ेंगे? तन्यता के बारे में। देखो धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना। इस 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब पढ़ेंगे ऊष्मा की चालकता। किसकी चालकता? ऊष्मा की चालकता। देखो सभी धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। सभी धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, जिसके कारण भोजन बनाने वाले बर्तन धातु के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, जो लगभग सभी धातुएं क्या होती है? ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, जिसके कारण है भोजन बनाने वाले बर्तन किससे बनाए जाते हैं? धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी चालक कौन सी है धातु ऊष्मा की? कॉपर है। ठीक है, कॉपर सबसे अच्छी चालक होती है किसकी? ऊष्मा की। इसके अलावा कुछ इसमें अपवाद भी है। क्या है? अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है? जो ऊष्मा की चालक है नहीं है। देखो ऊष्मा की चालक कौन कौन सी नहीं है? एक तो पारा। ठीक है, पारा, या फिर बोले तो मरकरी। मरकरी ये एक ऐसी धातु है जो कि ऊष्मा की चालक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा लेड है। कौन सी है? लेड। ये एक लेड को बोलते हैं सीसा। क्या बोलते हैं? सीसा। ये भी एक ऐसी धातु है। हाँ, लेड एक धातु है जो ऊष्मा की चालक
नहीं है, ठीक है। अब पढ़ेंगे विद्युत चालकता, क्या पढ़ेंगे? विद्युत चालकता। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम? विद्युत चालकता के बारे में पढ़ेंगे। वो विद्युत चालकता क्या होती है कि सभी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, ठीक है। जो धातु है, धातु विद्युत की, धातु विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, इसलिए इनके तार बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। इसलिए इसके क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। किसके? विद्युत के तार इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये धातुएं हैं जो विद्युत की क्या होती है? अच्छी चालक होती है। अब कभी कभी क्या जब तार बना दिए गए, ठीक है, तो तार बनाने के बाद में इनको लघु पतन से बचाने के लिए, किसको? लघु पतन से बचाने के लिए, लघु पतन से बचाने के लिए, लघु पतन से बचाने के लिए क्या करते हैं? इनके ऊपर पीवीसी, पॉलीविलाइन क्लोराइड, पॉलीविलाइन क्लोराइड, पॉलीविलाइन क्लोराइड की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण ये आपस में टच नहीं हो और टच नहीं हो करके शॉर्ट सर्किट नहीं हो, ठीक है। क्या करते हैं? पॉलीविलाइन की परत चढ़ा देते हैं, पीवीसी की परत चढ़ा देते हैं। आगे पढ़ते हैं अवस्था के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? धातुओं का गुण अगला कौन सा है? अवस्था के बारे में। देखो, सभी धातु ठोस अवस्था में होती है। कैसे होते हैं? सभी धातु ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। सभी धातु कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। लेकिन पारा एकमात्र धातु है। कौन सी? पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एकमात्र धातु है जो कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। देखो, हमने कौन कौन से गुण पढ़ लिए? चमक पढ़ ली, कठोरता पढ़ ली, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा की चालकता, विद्युत चालकता और अवस्था के बारे में पढ़ लिया। देखो, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न इन दो से बनता है, आघातवर्धनीयता और तन्यता। यहाँ से बनता है कि आघात धातु का आघातवर्धनीयता गुण कौन सा होता है? आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं या तन्यता किसे कहते हैं? सबसे आघातवर्धित धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु कौन सी है? ठीक है, आप लोग नोट्स बनाओ। देखो, हमने पढ़ लिया था धातुओं के भौतिक गुण धर्म के बारे में। अब पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण धर्म के बारे में। देखो, धातुओं के रासायनिक गुण धर्म में सबसे पहले पढ़ेंगे हम दहन के बारे में, कि जब भी किसी भी धातु का दहन करवाया जाता है, देखो सबसे बड़ी बात दहन की होती है। किसकी होती है? दहन। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। और किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। ईंधन तो है ही है, ईंधन है, ईंधन के अलावा जो जलाने वाली चीज है वो होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप वो चीज जल नहीं पाएगी, अर्थात दहन नहीं होगा। दहन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? ऑक्सीजन, ठीक है। दहन के लिए आग पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दहन नहीं होगा, ठीक है। तो दहन के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है? ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज अगर वो जल रही है तो किसकी उपस्थिति में जल रही है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो वो धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। जब भी कभी किसी भी धातु का दहन होगा तो किसका निर्माण होगा? धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। आइए देखो, दहन। देखो, जब धातु का वायु में दहन होता है तो धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती है, अर्थात जब धातु का वायु में दहन होता है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल के लिए आप चाहे कोई सी भी धातु ले लो, ठीक है। मैं ले लेता हूँ कॉपर। क्या ले लेता हूँ? कॉपर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करवाया जाता है तब किसका निर्माण होता है? कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये बात समझ में आई? ये संतुलित हो गया।
आप कोई जिंक ले लो, ठीक है, जिंक को अगर वायु की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। अर्थात जब भी किसी भी धातु का वायु में दहन होगा, चाहे मैग्नीशियम ले लो, ये लो मैग्नीशियम ले लो, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि कोई भी धातु अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो किसका निर्माण होगा, ऑक्साइड का निर्माण होता है। वो भी कौन से ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय। तो धातु ऑक्साइड, ये जो धातु ऑक्साइड बना ये वाला, फिर यहाँ बना ये वाला, फिर यहाँ बना ये वाला, इनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बात समझ में आई। आगे देखो, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के प्रकृति के होते हैं। आप देखो कौन कौन से हैं वो। एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक कौन सा है, जिंक ऑक्साइड। कौन सा है, जिंक ऑक्साइड। ये मात्र दो ऐसे ऑक्साइड हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय व क्षारीय, ये दोनों की दोनों होती है। आई बात समझ में। आगे पढ़ते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे धातु ऑक्साइड, कौन से, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक से अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जब भी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होती है किसका निर्माण होता है, लवण व जल का निर्माण होता है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। कौन कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। आगे देखो, धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड है ना, ये जल में अघुलनशील होते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइड कभी भी जल में नहीं घुलते हैं। आई बात समझ में। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप नोट्स बनाओ, आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जो धातु है ये ऑक्सीजन के साथ कैसी अभिक्रिया करते हैं, कैसे अभिक्रिया नहीं करती हैं। देखो धातु की जब जो दो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ऑक्सीजन के साथ में तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और कुछ धातुएं ऐसी है जो ऑक्सीजन के साथ में बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग नोट्स बनाओ या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है वो। देखो अब पढ़ते हैं हम धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, धातु की जो ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया होती है। कुछ धातु जैसे सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं, जबकि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सीसा है, ये धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील होती है, अर्थात इनकी अभिक्रियाशील कम होती है। ये अभिक्रियाशील जो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड की परत बना लेती है। सोना चांदी जो धातु है ऑक्सीजन के साथ में किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। विभिन्न धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रिया होती है, अर्थात अलग अलग धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग अभिक्रिया होती है। सोडियम व पोटेशियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते, ऑक्सीजन के मात्र संपर्क में आते ही तुरंत आग पकड़ लेती है। सोचो, जो संपर्क में आकर के तुरंत ही आग पकड़ लेती हैं तो उनकी अभिक्रियाशीलता कितनी होती
है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम ऐसी धातु हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तुरंत क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती हैं। लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम और सीसा आदि धातुएं सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। लेकिन सोना और चांदी ऐसी धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ में किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अर्थात सक्रियता श्रेणी जो हम आगे आने वाली है उसको पढ़ेंगे, उसमें धातुओं के सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता, मध्यम अभिक्रियाशीलता और निम्न अभिक्रियाशीलता के अनुसार उनको बांटा गया है, जिसके कारण अलग अलग धातु की ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया होती है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तुरंत क्या पकड़ लेती हैं, सोडियम पोटेशियम आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आप लोगों को आंसर इसका पता चल चुका होगा। देखो ये रहा आगे कि सोडियम व पोटेशियम धातु कि ऑक्सीजन के साथ अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये ओटो के संपर्क में नहीं आ सके और इनमें आग नहीं लगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, या वे कौन सी धातु हैं जिनको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो कौन सी धातु है, सोडियम व पोटेशियम। और क्यों डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तुरंत आग पकड़ लेती है। इससे बचाव के लिए इनको किसमें रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब आप बोलोगे कि सर आप एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग करके बताओ। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं आपको प्रयोग करके बता सकूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये काम भी जल्दी ही करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम एनोडीकरण। क्या पढ़ेंगे हम, एनोडीकरण। देखो एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम जो धातु होती है, ठीक है, इसके ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। देखो एनोडीकरण क्या पढ़ेंगे हम, एनोडीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। इस परत से इसका संक्षारण नहीं होता। इस परत एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि ये धातु संक्षारित नहीं होती, अर्थात इसका संक्षारण नहीं होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के लिए एल्यूमिनियम का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। अब मोटी परत कैसे चढ़ाई जाती है ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम लिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, उसमें विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तब जाकर के ऑक्सीजन की मोटी परत किस पर चढ़ती है, एल्यूमिनियम पर। यही क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। आप लोग नोट्स बनाओ। देखो अब पढ़ेंगे हम धातु की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातु के जल के साथ जब भी अभिक्रिया होती है तब धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। धातु ऑक्साइड जल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। आइए देखते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, धातु की जल के साथ में अभिक्रिया, ठीक है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो धातु ऑक्साइड उत्पन्न होती है वो जल के साथ में किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। आई बात समझ में। लेकिन कुछ धातुएं हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है, जैसे कैल्शियम हो गया, ये जल में घुल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। देखो धातु की जब जल के साथ, ये वाली चीज इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ये बड़ी लाभदायक रहेगी कि जब धातु की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब भी कभी भी धातु की जल के साथ में अभिक्रिया होगी धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। आगे देखो अब हम पढ़ेंगे
कि जल के साथ में या धातु की जल के साथ में अभिक्रिया का क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी धातुएं किस गति से या कितनी तीव्रता के साथ में जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कितनी नहीं करती हैं। ठीक है, देखो देखते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया का क्रम। ठीक है, सोडियम व पोटेशियम धातु जल के साथ में बड़ी तीव्र अभिक्रिया करती है। जो सोडियम और पोटेशियम धातु हैं जल के साथ में बड़ी तेज गति से अभिक्रिया करती है। यह अभिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि इस दौरान उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तुरंत जलने लगती है। ये जो अभिक्रिया है सोडियम और पोटेशियम की इतनी तेज गति से होती है कि इस समय जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है ये तुरंत जलने लगती है। ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। क्यों जलती है? क्योंकि सोडियम पोटेशियम की जब जल के साथ में अभिक्रिया होती है तब ऊष्मा का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, वो जलने लगती है। अर्थात सोडियम पोटेशियम की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तब ऊष्मा का निर्माण होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जब सोडियम व पोटेशियम की जल के साथ में अभिक्रिया होती है तब उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तुरंत जलने लगती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए इसे ऊष्मा क्षिपी अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सोडियम रहा आपका, जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और ऊष्मा बनती है। ये ऊष्मा इतनी तीव्र होती है कि हाइड्रोजन गैस को जलाने में सक्षम होती है और एक धमाके की जोरदार आवाज के साथ में ये जलता है। ये हाइड्रोजन गैस है, चढ़ चढ़ की आवाज के साथ में जलती है। जब भी सोडियम को पानी में डाला जाता है तो एक धमाके की आवाज होती है, जैसे विस्फोट होता है ना, वैसी आवाज होती है। तो आप कभी प्रयोग मत करना इसको कि सोडियम को ले आए बाजार से खरीद लिया और उसको पानी में डाल दिया, नहीं, ये बहुत खतरनाक रिएक्शन है। ठीक है, नुकसान भी हो सकता है। एक पोटेशियम और जल की अभिक्रिया करवाते हैं तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वही हाइड्रोजन गैस बनती है और ऊष्मा के साथ में ये जलने लगती है। ठीक है, आई बात समझ में? ये दोनों के दोनों इतनी खतरनाक बहुत तीव्र गति की अभिक्रिया है जिससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ऊष्मा के कारण तुरंत जलने लगती है। ये नहीं कि आप लोग क्या कहीं कोई बर्तन लिया और सोडियम ले लिया उसमें डाल दिया। इतनी तीव्र गति की अभिक्रिया होती है कि वो बर्तन है आपका जिसमें आप सोडियम डाल रहे हो फट भी सकता है, क्योंकि ऊष्मा का निर्माण होता है, बहुत ज्यादा ऊष्मा का निर्माण होता है। तो इस प्रयोग को घर पे नहीं करना, ना ही दूर जाके करना है। हाँ, कोई बड़ा तालाब हो बहुत बड़ा जिसमें पानी भरा हुआ उसमें सोडियम लेके फेंक सकते हो, लेकिन याद रखना अगर उस सोडियम को आपने हाथ में लिया और ऑक्सीजन के संपर्क में है तो भी आग पकड़ सकता है। उसके ऊपर एक लेयर आती है, परत आती है, या फिर सोडियम को जब भी पकड़ो किसी दस्ताने वगैरह से या फिर कुछ नुकीली चिमटी वगैरह से पकड़ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कैल्शियम के साथ में अभिक्रिया किसकी? जल की। ठीक है, जल की कैल्शियम के साथ में अभिक्रिया, कैल्शियम की जल के साथ में अभिक्रिया पढ़ते हैं। देखो, कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे, ये नहीं बिल्कुल ही धीरे धीरे नहीं होती है, लेकिन धीमी होती है। ठीक है, यह भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। यह भी कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा क्षेपी। इसमें भी ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, कैल्शियम के साथ में अभिक्रिया होती है, ऊष्मा बनती है, और ऊष्मा के साथ साथ में क्या बनेगा हमको पता ही, हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जो ऊष्मा है उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अर्थात यहाँ पर जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तब हाइड्रोजन गैस बनती है और ऊष्मा का निर्माण होता है। ये ऊष्मा इतनी पर्याप्त नहीं होती कि इस हाइड्रोजन गैस को जला सके। ठीक है, इसीलिए ये उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं ये कैल्शियम धातु पर चिपक जाते हैं। किस पर चिपक जाते हैं? कैल्शियम धातु पर चिपक जाते हैं, धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे धातु तैरने लगती है। जिससे धातु किसमें तैरने लग जाती है? जल में तैरने लग जाती है। ठीक है, ये आपका समीकरण रहा। कैल्शियम धातु की जब जल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। साथ ही किसका निर्माण होता है? ऊष्मा का। लेकिन ये ऊष्मा इतनी पर्याप्त नहीं होती कि ये इस हाइड्रोजन को जला सके। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाओ इसके। देखो, हमने सोडियम की जल के साथ में अभिक्रिया पढ़ ली थी, कैल्शियम की जल के साथ में अभिक्रिया पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे मैग्नीशियम की जल के साथ में अभिक्रिया। देखो, मैग्नीशियम जो धातु है ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन गर्म जल के साथ में यह अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जिसके बुलबुले मैग्नीशियम धातु पर चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम जल की सतह पर तैरने लगती है। आई बात समझ में? ये मैग्नीशियम जो धातु है ये ठंडे जल के साथ में किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन जल जैसे ही गर्म होता है, पानी जैसे ही गर्म होता है, ये उसके साथ में अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु पर चिपक जाते हैं और वो मैग्नीशियम जल की सतह पर, ठीक है, किसके सतह पर? इस जल की सतह पर तैरने लगती है। आई बात समझ? मैग्नीशियम धातु तैरने लगती है। आगे देखो, एल्यूमिनियम है, फेरस है, जिंक है, ये ठंडे व गर्म जल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती। देखो सबसे अच्छी बात, एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक ये जो धातुएं हैं ये जल चाहे ठंडा हो गर्म हो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन ये भाप के साथ में, किसके साथ में? भाप के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। आई बात समझ में? लोहा है, जल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, लोहे को जल में पटक के रखो, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा, जंग नहीं लगेगी, जल चाहे ठंडा हो या गर्म। लेकिन अगर भाप के संपर्क में आया तो मामला गड़बड़ है, फिर कुछ ना कुछ बनेगा, और क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। एग्जाम्पल के लिए फेरस को जब भाप के साथ में, किसके साथ में? भाप के साथ संपर्क में लाया जाता है तब जंग का निर्माण हो जाता है। किसका? जंग का निर्माण हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। आई बात समझ में? आप लोग नोट्स बनाओ। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का चैप्टर अगले वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। देखो आप लोग कंटिन्यूटी बने रहिए हमारे साथ में, और जो भी चीज समझ में नहीं आती आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उन कमेंट्स का मैं जवाब भी देने की कोशिश करूंगा कि कौन सी चीज क्या है, कैसे है, ठीक है।